हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जो कि प्रधानमंत्री को नियुक्ति जो कि करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? योजना आयोग की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? लोकसभा का सदस्य जो कि होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न यही पूछ रहा है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कितना किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है? तो यह जो कि 10 है। सॉरी 11 है। मौलिक कर्तव्य 11 है। पहले जो कि 10 था। क्या पहले जो कि 10 था, लेकिन वर्तमान समय के बात कर रहा है तो वर्तमान में जो कि मौलिक कर्तव्य जो कि 11 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद का कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से 2 सदन होते हैं? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यही पूछेगा कि भारतीय संसद के कितने अंग होता है? तो अंग पूछेगा तो अंग कितना होता है? तो 3 अंग होते हैं। कितना अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संसद का कितना अंग होता है। तो अंग जो कि कितना होता है? तो 3 अंग होता है। इसमें एक राष्ट्रपति जो कि जोड़ जाता है। कौन? राष्ट्रपति या जो कि जोड़ जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारतीय संसद के कितने अंग है? अंग जो कि 2 होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। ये जो कि तीनों जो कि भारतीय संसद का अंग है। और जो कि सदन कितना होता है? 2 सदन होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। यही भारतीय संसद का 2 सदन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? तो जो कि उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा ये जो कि अंग है, लेकिन यह उपराष्ट्रपति जो कि भारतीय संसद का अंग जो कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद के कितने अंग है? तो भारतीय संसद के कितने अंग है? तो जो कि 3 अंग है। 3 अंग कौन कौन सा है? एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. नाथ स्वामी को भारत में हरी क्रांति का जो कि जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? तो नागदा फसल कौन सा है? तो मकई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है? तो सरसों जो कि खड़ी फसल नहीं है। सरसों एक रबी फसल है। क्या? सरसों एक रबी फसल है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। लेकिन यह तीनों क्या है? तो यह तीनों जो कि क्या है, यह खड़ी फसल है। मकई, कपास
और मूंगफली यह खरीफ फसल है, लेकिन जो कि सरसों एक रबी फसल है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी नहीं है। खरीफ फसल है तो खरीफ फसल कौन सी है आप लोग को बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल कौन सी है आप लोग को बताना है। तो खरीफ फसल जो कि कौन सा है, तो चावल एक खरीफ फसल है। चावल क्या है, एक खरीफ फसल है, लेकिन चावल एक खरीफ फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें गेहूँ, जौ और सरसों ये क्या है, तो ये जो कि रबी फसल है। क्या कैसा फसल है, तो रबी फसल है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये तीनों रबी फसल है, चावल एक खरीफ फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं होता है। तो भारत में रबी फसल जो कि नहीं होता है, तो ये आप लोग का सभी होता है। आप लोग का गलत मिस्टेक दिया गया आप लोग का, इसका आंसर आप लोग छोड़ दीजिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो कि दूध उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर जो कि गुजरता है। आप लोग का 8 राज्य का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। इसका आप लोग को एक ट्रिक याद रखना है कि मिजोरम जो कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, गमछा झाड़ आप लोग का ट्रिक याद रखना है कि मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक होता है। तो ये आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह आप लोग का फैन से लिख दे रहे हैं, मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक आप लोग का याद होना चाहिए कि मित्र पर गमछा झाड़ जो कि इसका जो कि ट्रिक आप लोग का याद होना चाहिए। तो मी से क्या होगा मिजोरम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से मतलब झारखंड। तो मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़, झा मतलब झारखंड। तो यह 8 राज्य से होकर कर्क रेखा जो कि भारत से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा कितना देश से होकर गुजरता है, कर्क रेखा कितना देश से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा जो कि कितना देश से होकर गुजरता है, तो 15 देश से जो कि होकर गुजरता है। कर्क रेखा 15 देश से होकर गुजरता है। लेकिन कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र से पूर्व कौन सा भारत का क्षेत्र काली पानी का के नाम से जाना जाता है। तो काली पानी के नाम से जो कि जाना जाता था। तो स्वतंत्र से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है, तो यह किसे जाना जाता है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप को जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमा निर्धारित किया गया है, अंकित किया गया है, तो आप लोग को बताना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा अंकित किया गया है, तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइनिंग है, रेड क्लिफ लाइनिंग है। और आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें डूना रेखा किस किस के बीच में है, तो पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूना रेखा जो कि है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूना रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कि कौन सा है, तो यह
रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच क्या, भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में कौन सा लाइनिंग है, तो मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और डूना रेखा किस किस के बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। भारत के जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कि रेड क्लिफ लाइनिंग है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई है तो 15,200 किलो, 15,200 किलो यह भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगू मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो यह जो कि महाराष्ट्र में जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की महत्वपूर्ण सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो यह का जो कि कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के सौधानिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो भारत के सौधानिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी विस्तार पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो खादर के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जलोढ़ मिट्टी, पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बागर के नाम से जो कि जाना जाता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बागर के नाम से जो कि जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होता है, तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होता है, तो जलोढ़ मिट्टी कितना प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार के होता है। क्या, 2 प्रकार के होता है। एक होता है जो कि बागर होता है, एक होता है जो कि खादर। ये 2 प्रकार के जो कि जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, जो कि खादर और बागर होता है। खादर मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो खादर मिट्टी को हम लोग नया मिट्टी कहते हैं। और पुराना मिट्टी किसे कहते हैं, तो रेगू मिट्टी को पुराना मिट्टी कहते हैं। तो यही आप लोग का प्रश्न ने पूछा है कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बागर के नाम से जो कि जाना जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जो कि स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है, तो गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है, तो गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है, तो हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल का शोक कहलाया जाता है, तो यह दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यही आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।